जब कौमें आसूदा होती हैं तो चीजें सब नीचे आ जाती है। बल्कि मैं दूसरी साइड पे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान का, आपके पड़ोसी का ठीक होना जरूरी है कि पाकिस्तान सांस ले, मुआशी तौर पर बेहतर हो, तालीम हो। वो कहते हैं ना, खुद भी आराम से रहेंगे, आपको भी आराम से रहने देंगे। पड़ोस में आग लगेगी तो अंगारे आपकी तरफ भी आएंगे। बिल्कुल अंगारे आए ना आए, हीट आएगी आपकी तरफ। आपको भी अपने डिफेंस पे बिलियंस डॉलर्स लगाने पड़ेंगे उस रीजन के अंदर। मैं, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। आई बिलीव इन, जब एटॉमिक पावर भी यूज करने के बाद टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी करनी हो तो पहले ही डिप्लोमेसी से शुरू कर लें चीजें। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन चलिए अगली चीज पे चलते हैं। जो अगला, खासकर मुझे कल इत्तेफाक 2 दिन हुआ कि मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा और मुझे कंपेयर करना पड़ा, कंपेयर मैं करना चाहता था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लोकल मैनिफेस्टो। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, मैंने उसको नाम दिया था इंडिया मैनिफेस्टो वर्सेस ग्लोबल भारत। मैं बड़े एहतियात से लफ्जों को इस्तेमाल करूं, ग्लोबल भारत का मैनिफेस्टो। बीजेपी का मैनिफेस्टो के अंदर ग्लोबल साउथ की बारे, साउथ चाइना सी के बारे में, ग्लोबल साउथ के बारे में बात की गई है, डायस्पोरा के बारे में बात की गई है, उस सागर के बारे में बात की गई है कि हमने इंडियन ओशन के अंदर अपना रोल क्या प्ले करना है, मिनरल्स के साथ क्या करना है। तो एक ग्लोबल वर्सेस इंडिया, तो एक कंपैरिजन इसका मैं कर सकता हूं। लेकिन उसके अंदर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जो मजीद इस चीजों को पढ़ता हूं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू लिबरल पार्टी ऑफ इंग्लैंड और डेमोक्रेट पार्टी ऑफ अमेरिका, और बीजेपी इज फार राइट, बिजनेस फ्रेंडली, और दूसरा फेथ बेस्ड, और ये सारी चीजें, दिस मेक्स देम एज द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आई हैव गॉन टू इंडिया, आई हैव सीन इट विद माय आईज। मेरा फिर दोबारा जाने का प्रोग्राम है, वहां जाने का जाना। मैंने आपको बताया था कि आई एम इंटरेस्टेड टू डिलीवर सम लेक्चर्स ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। उसके हवाले से जाऊंगा और फिर दोबारा इलेक्शन को मैं देख कर आऊंगा अपनी ऑब्जर्वेशन। लेकिन आई एम वेरी प्लीज्ड कि मोदी साहब हैज अ लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके जो 10 साल हैं, कंपेयर किया जाए तो पिछले सालों से, देयर इज नॉट अ सिंगल लीडर हु हैज डिलीवर्ड दिस मच। अब मैं कई दफा कोशिश करता था शायद नेहरू के इक्वल, लेकिन मेरे ख्याल में ही इज लार्जर देन नेहरू राइट नाउ। नेहरू साहब के ऊपर भी कई एलिगेशंस थी, चीजें थी। उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, इतने ऑप्टिक्स खुल के सामने नहीं आते थे। एक चीज जब होती थी और उसके 5 साल बाद पता चलता था कि ये क्या हुआ है। तो मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जिसमें ना सिर्फ मैं, इंडिया तो अभी कल बना है पाकिस्तान, इससे पहले इस रीजन के अंदर जो होता रहा है, जिस तरीके से इन्वेजन्स होती रही हैं, कॉलोनियलिज्म था, यहाँ पे जंगें होती रही हैं, मैं सारा उसको इन डिटेल अब दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं उसको, और मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया विल राइज, लेकिन इंडिया की राइज होगा अगर वहां पे मोदी साहब, या जिस तरह मोदी साहब की तरह का नेशनलिस्ट लीडर आगे आएगा तो फिर तरक्की कर पाएंगे। अगर यहाँ से कुछ पीछे हटे, कोलिजन की तरफ गए, दुनिया के अंदर मैं ये आरज़ू सिर्फ भारत के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं तरक्की रुक जाती है। वो पार्टियां एक दूसरे के साथ तनकीद बराए तनकीद लड़ते हैं, अपनी पार्टी लॉयल्टी की बेस पे लड़ते हैं। अमेरिका की मिसाल आपके सामने होनी चाहिए। कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है वहां। तो यही हालात पहले अगर देखा जाए तो प्री मोदी हालात भारत के भी यही थे, एक दूसरे के साथ सारा दिन लड़ते थे, पार्टी के साथ सियासी अपनी उसके बेस पे, और उसमें नुकसान कंट्री का होता था, नुकसान वोटर्स का होता था। मेरे ख्याल में इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट, और उनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही है। अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल जो उन्होंने अचीव किया है, नॉट ओनली नेशनली बल्कि इंटरनेशनली। बिल्कुल सर, लेकिन साथ अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जब रिजल्ट्स आएंगे तभी वहां पे सही सूरत हाल पता लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ पहले से तो रिजल्ट पता नहीं होता। लेकिन इमरान खान के साथी मरवत साहब का कहना ये कि इमरान खान की गवर्नमेंट हटाने में या गिराने में एमबीएस का भी हाथ है। देखिए, एमबीएस का हाथ क्या होना है, मुझे ये बताएं। एमबीएस ने तो नहीं कहा था काले बकरों पे गवर्नमेंट चलाएं। एमबीएस ने थोड़ी कहा था कि 5 बच्चों की मां से शादी करें तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। एमबीएस ने तो नहीं कहा था कि उस्मान बुजदार को आप चीफ मिनिस्टर बना दें।
ये सारे क्वेश्चन मार्क है ना, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। मुर्शिद ने तो आज फिर आपके आर्मी चीफ को धमकी दे दी उन्होंने दोबारा। उन्होंने कहा अगर बुशरा को कुछ हुआ तो मैं इस कंट्री की ईंट से ईंट बजा दूं। और मैडम बुशरा जो है उनका पेट वैसे ही खराब है, लोगों के होते हैं, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं। वो बार बार वो शोर कर रहे हैं कि उनको जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। और यार मौसम तब्दील हो रहा है, कोई गलत चीज खा ली होगी, मैदे का इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस हो जाता है, लेकिन वो मौका जाया नहीं होने दे रहे बिल्कुल। बार बार वो आर्मी चीफ को, लेकिन इसमें कसूर मुर्शद का नहीं है, कसूर आर्मी चीफ का है, जिसने जेल को जेल नहीं बनाया। वहां पे मजलिसें लगती हैं, दरबार लगते हैं, बकरे की रानें पकती हैं, वहां पे डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। काश, मैं कहता हूं हर पाकिस्तानी को ऐसी जेल नसीब हो जिसके अंदर सुबह नाश्ता दही और फ्रूट से होता है, जहां बकरे की रान देसी घी में पक के आती है, 7 स्टेशनरी बाइक मौजूद है, 2 नौकर मौजूद है, सारा दिन वकील आते हैं, दरबार लगता है, कोई लतीफे सुनाते हैं, कोई शेर सुनाते हैं। ये जेल है। तो फिर इसमें बल्कि एक और बात है, इससे नजर ये आता है कि जिस तरीके से आपकी अडियाला जेल मैनेज की जा रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान को मैनेज किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से। मैंने आपको अल ऐलान कह रहा हूं, दहशतगर्दी का मसला है, आपकी स्मगलिंग के साथ अटैच है आपका दहशतगर्दी, क्योंकि आप ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं, पैसा उसमें बहुत ज्यादा है, उसके अंदर दहशतगर्द आपके आ जाते हैं, वो फायदा उठाते हैं। और आप अब दूसरी मिसाल दूंगा, आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब, वजीर आजम एक तैयारे के अंदर मौजूद है और वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर चला गया। सऊदी अरेबिया जाने से पहले वो तैयारा जद्दा रुकना था, जद्दा नहीं जाता, मदीना चला। उन 2 तैयारों के अंदर 350 सिविलियन मुसाफिर मौजूद थे। अब इससे क्या होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन क्या है, ये चीयर लीडर है। इनके साथ कौन कौन इनको देख रहे हैं, इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनकी टीम इनको देख रही है। अगर वो इस तरह बिहेव करेंगे तो फिर जो दूसरे साथ सियासतदान है और दूसरे ब्यूरोक्रेसी है, वो किस तरह बिहेव करेंगे, वो तो लोटन डालेगी ना, वो तबाही फेरेंगे वो तो जब चीयर लीडर ही आगे जो लीडर ऐसे हों, तो फिर आप अंदाजा लगाए ना मुल्क किस तरह चलेगा भाई, पूछने वाला ही कोई नहीं। सर अभी पीआईए सर जो 50 लोग छोड़कर आ गया वहां पे जद्दा में, वो कहते हैं जी भूल गए, फिर कहते हैं भूले नहीं, खुद छोड़ा है। दूसरी तरफ ये खबर भी चल रही है कि जो सऊदी डेलीगेशन आया है उससे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि जी आपको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए पीआईए के, हम प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं तो उसको, और साथ एयरपोर्ट्स को भी। को लगता है इस किस्म की चीजें सऊदी अरब करेगा? देखिए, सऊदी अरेबिया यहाँ सऊदी इंटरेस्ट को वॉच करने आया है, पाकिस्तानी इंटरेस्ट को वॉच करने नहीं आया। मैंने आपको बताया ये ऑक्शन हो रहा है, ये लूट सेल है कि सारा कंट्री फॉर सेल है, जो मर्जी ले जाओ, ये हो रहा है। इससे कौम आगे बढ़ सकेगी? अपने घर को देखें, 2 चीज, आरजू आपके सर में दर्द हो तो सर काट लिया जाए तो ये उसका हल है। स्टील मिल करप्ट है, बंद होने को पड़ रही है, उस स्टील मिल को बेच देना ये हल है। पीआईए चल नहीं रही, उसको बेच देना ये हल है। पाकिस्तान चल नहीं रहा, इसको बेच दिया जाए, ये हल है। ये हल क्या है? किसी ने सोचा है कि कौम को पढ़ाना किस तरह है? किसी ने कभी सोचा है एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी? किसी ने सोचा कि एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़राअत को किस तरह आगे लेके जाना है? कभी आप फौजी कहते हैं वो हम ज़राअत करेंगे, कभी आप कहते हैं चाइनीज आके वो ज़राअत करेंगे, आज सऊदी कहते हैं वो आकर ज़राअत यहाँ पे एग्रीकल्चर को चलाएंगे। लेकिन किसी ने फंडामेंटल इशू की तरफ तवज्जो दी है कि आपकी अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, आपकी दहशतगर्दी आपके घर में घुस के मार रही है। इन हालात के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई करेगा इन्वेस्टमेंट? वो टोपी ड्रामा है, करें, चलाएं, ले आप 8 बिलियन यहां से आ रहा है, 5 बिलियन उधर से आ रहा है, आप लंदन प्रॉपर्टी बनाए अपनी, आप दुबई में प्लाजे बनाए, क्या फर्क है? यहाँ पे गुर्दे तो देगी तो आरजू काजमी देगी गुर्दे अपने, क्या फर्क पड़ता है? सर आपने इतनी बार कहा किसी का जाए ना जाए, मेरा गुर्दा जरूर ये लोग ले लेंगे। मैं कहता हूँ मेरे गुर्दे या काम नहीं पूरे तरीके से कर रहे सारा दिन। मैं कहता हूँ मैं जख्मी मुल्क का जख्मी इंसान हुए। आप मुझे ये देखें आरजू, आप तो फिर वहां बैठी हैं, 36 साल से मैं मुहाजिर होकर यहाँ जलीलो ख्वार हो रहा हूँ। देखे ना, शौक से आता है, पढ़ के लिख के यहाँ पे पहले आके सिस्टम सीखा है, जबान सीखी है, और फिर पीछे से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, मुसलसल नेगेटिव 76 साल बुरा हाल है सर। आज मैंने 27,000 का एक महीने का बिजली का बिल भरा है, ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तब ये आ रहा है। अभी गर्मियों में पता नहीं क्या होगा, लाख लाख के बिल आएंगे लोगों के। एक इंटरेस्टिंग बात था, तो बिजली का बिल आपने याद करा दिया। मैडम फातिमा जो भुट्टो है, उन्होंने असेंबली का ओथ ले लिया और कहते हैं बिला मुकाबला आए हैं। तो उसके मुकाबले पे जो बंदा था उसने आके उसकी चीखों पुकार सुना। मुझे उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग लगी,
वो कहता है जी मुझे पकड़ लिया गया और मुझे कहा गया कि तुम्हारा 4 लाख का बिजली का बिल तुमने नहीं भरा है, इसलिए तुम्हें पकड़ भी लिया और तुम इलेक्शन भी लड़ सकते। कहता मैं जहां रहता हूं वहां बिजली ही नहीं, तो बिल किस चीज का दूं? जिसके पास बिजली नहीं है उसका 4 लाख का बिल आ गया और वो चीख रहा अदालतों के सामने खड़ा हो, कहते मुझे तो अगवा कर लिया गया। तो फिर आप सोच सकते हैं कि इस असेंबली से कुछ निकलेगा, आप सोच सकते हैं कि इस कौम से कुछ निकलेगा। आरज़ू मैं सारा दिन वैसे मैं खून के आंसू रोता हूं, आप तो वैसे दूसरे आंसू रोते होंगे। मैं जब बड़े दुख से जब मैं कहता हूं ना मादरे मिल्लत है, मेरी माँ है और 76 साल से ये जालिम उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, बड़े दुख के साथ। पाकिस्तान से शौहर और बीवी की एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी पति अपनी भारतीय पत्नी का वीजा समाप्त होने का इंतजार कर रहा है। भारतीय महिला ने यह आरोप लगाया है कि उसके शौहर ने पहले से ही पाकिस्तानी लड़की से शादी कर रखी है और अब उसके और उसके दोनों बच्चों को जान का खतरा है, जिसके लिए महिला ने पाकिस्तान की कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी गुहार लगाई है। दरअसल भारत के मुंबई शहर की निवासी फरजाना बेगम ने साल 2015 में पाकिस्तानी नागरिक मिर्जा मुबीन इलाही से अबू धाबी में शादी की थी। साल 2018 में दोनों पाकिस्तान आ गए। उनके 7 और 6 साल के 2 बेटे हैं। फरजाना बेगम का नाम एक बार तब सुर्खियों में आया था जब उसने अपने बेटों के कस्टडी और बेटों के नाम पर ही कुछ संपत्तियों का मुद्दा उठाया था और अब फरजाना बेगम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। फरजाना ने अब यह कहते हुए भारत लौटने से भी इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान में उनके बच्चों की जान को खतरा है। फरजाना ने अपने पति के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसने फरजाना को तलाक दिया है। फरजाना का कहना है कि अगर मिर्जा मुबीन इलाही ने उसे तलाक दिया है तो उसका प्रमाण दिखाए। फरजाना ने कहा कि पाकिस्तान में संपत्ति विवाद से लेकर मेरी और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है। मैं लाहौर के रहमान गार्डन में अपने घर तक ही सीमित हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। फरजाना ने भारत लौटने से इनकार करते हुए मामला सुलझने तक पाकिस्तान की सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। फरजाना ने कहा कि लाहौर में कुछ संपत्तियां उनके बेटों के नाम पर है और बेटों का पासपोर्ट उनके पति के कब्जे में है। फरजाना बेगम ने बताया कि उनके शौहर के पास पाकिस्तान में पहले से ही पत्नी और बच्चे हैं। फरजाना का आरोप है कि उनके शौहर संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उन पर भारत लौटने का दबाव बना रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। फरजाना के वकील ने भी बताया कि मिर्जा मुबीन इलाही झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि फरजाना का वीजा समाप्त हो गया है। फरजाना ने कहा कि बगैर अपने बेटों के वह भारत नहीं लौटेंगी। फरजाना ने कहा कि उनका शौहर हर प्रक्रिया में इसीलिए देरी कर रहा है जिसके लिए उनका वीजा समाप्त हो जाए और खुद फरजाना को भारत लौटना पड़े।